हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। कल हम लोगों ने गुरुत्वीय त्वरण में होने वाले परिवर्तन के बारे में चर्चा की थी। 4 कारण के बारे में चर्चा की थी। उसमें से 2 कारक के बारे में चर्चा हो गई थी। पहला कि हम लोग ये जान चुके थे कि ध्रुवों पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, जो जी का जो मान होता है वो क्या होता है, कम होता है, क्योंकि वहाँ पर पृथ्वी क्या होती है, थोड़ी सी चपटी होती है ध्रुवों पर। और दूसरी बात हम लोगों ने ये सीखा था कि पृथ्वी की सतह से अगर हम ऊंचाई पर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, घट जाता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। और उसके लिए एक फार्मूला बताया गया था आपको कि अगर हम h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण की चर्चा करें तो g डैश बराबर किसके होगा, कैपिटल स्मॉल जी अपान 1 प्लस h अपान आर ई का होल स्क्वायर। ये फार्मूला डिराइव किया गया था। यहाँ से बताया गया था कि जहाँ पर g डैश h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण है, स्मॉल जी क्या है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण है, h क्या है, ऊंचाई, और आर ई क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। इतनी बात हो चुकी थी। अब इसके आगे हम लोगों को बढ़ना है और उस पर चर्चा करना है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक सवाल इससे संबंधित एक पूछ लेता है। एक सवाल हम लोग ले लेते हैं कि बताइए, प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर, पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण चौथा का मान चौथाई हो जाएगा या 1/4 हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण 1/4 हो जाएगा। ये प्रश्न आ गया, यानी कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/4 रह जाएगा। तो गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, जी होता है, सवाल में कितना दिया है, 1/4। तो जी डैश बराबर हम मान लेंगे, जी डैश बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, g/4, क्योंकि जी डैश क्या है, किसी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण है। तो उस ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा, 1/4। 1/4 मतलब 4 से भाग, आधा का मतलब 2 से भाग। तो वास्तव में पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है, जी है, 1/4 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 से भाग हो गया। तो जी डैश बराबर किसके हो गया, g/4 के। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। अब यहाँ से जी डैश का बराबर है किसके, g अपान 1 प्लस h अपान आर ई का होल स्क्वायर, और ये बराबर हो गया g/4 के। तो g से g क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। जी एकम जी निरसन नियम लग गया। अब यहाँ से आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, तो एक में किसी चीज़ का गुणा करेंगे तो वही मिलेगा। तो क्या मिलेगा, 1 प्लस h अपान आर ई का होल स्क्वायर बराबर 4 एकम 4 हो गया। तो यहाँ से इसलिए 1 प्लस h अपान आर ई बराबर किसकी हो जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर 4 का वर्गमूल हो गया 2। वर्गमूल ले लिया दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया, तो यहाँ वर्गमूल से वर्ग कट गया और यहाँ 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2। तो 1 प्लस h अपान आर ई इजकल टू किसके हो गया, 2 के हो गया। इसलिए h अपान आर ई इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 2, और ये +1 है, उधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसलिए h अपान आर ई बराबर किसके हो जाएगा, 2 - 1 कितना हो जाएगा,
1 हो जाएगा, इसलिए h बराबर कितना हो जाएगा, आर ई, ये बट्टे की तरह क्या हो जाएगा, गुणे में h बराबर किसके आ गया, आर ई के बराबर आ गया। यानी आप ये जान गए कि पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर, पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसी तरह से आप जानते हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। और आपको ये भी जानना है कि पृथ्वी तल से मतलब चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है 1/6वां भाग रह जाता है। यानी पृथ्वी की सतह पर अगर गुरुत्वीय त्वरण g है तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g/6 माना जाता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जब चंद्रमा पर जाता है तो वो अपना भार कैसा महसूस करता है, हल्का महसूस करता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, समझ आया कि नहीं आ गया। आइए बढ़े हम लोग। तो यहाँ से हम लोगों ने ये देखा, एक उदाहरण के द्वारा देखा कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होता है। अब हम लोग तीसरा टॉपिक जिसके कारण जी में परिवर्तन होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण में कितना परिवर्तन होगा, कैसे परिवर्तन होगा, वृद्धि होगी या कमी होगी, इन सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, और इसका केंद्र यहाँ पर है। इसकी त्रिज्या जो है पूरी कितनी है, आर ई है। आराम से समझिएगा। और कोई पिंड इसकी सतह पर रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान कितना है, m है। आपको ऐसे ही टॉपिक पिछले में बताया गया, इसमें हेडिंग डाल लेंगे। हेडिंग क्या होगा, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन। पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन आपको ये बताया जा चुका है, इसलिए मैं सीधे बताऊंगा कि अगर कोई पिंड स्मॉल एम द्रव्यमान का है, इसकी त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, आर ई है, उसका द्रव्यमान एम ई है, तो स्मॉल जी और कैपिटल जी में जो संबंध होता है वो हम लोग लिख लेंगे कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, जहाँ एम ई क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, तथा आर ई पृथ्वी की त्रिज्या है। ये हेडिंग नहीं दिख रहा है बोर्ड में, फिर से मैं हेडिंग डाल दे रहा हूँ। एक बार फिर से ये हेडिंग डाल दे रहा हूँ। यहाँ पर दिख रहा होगा, ये हेडिंग ऊपर लिख लेना है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, पृथ्वी बोल दिया है तो समझ में आ गया, लिख लीजिएगा। ऊपर नीचे लिख लेंगे, दिक्कत होगी। पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी में परिवर्तन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ से जहाँ एम ई क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, तथा आर ई क्या है, पृथ्वी की क्या है, आर ई पृथ्वी की क्या है, त्रिज्या है।
ठीक, ये बात हो गई कि नहीं हो गई? अच्छा, अब देखिए ये पृथ्वी कैसे है? गोलाकार है और ये ठोस है। तो ये ठोस है तो आप जानते हैं कि गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और पृथ्वी क्या है? गोला है, इसलिए पृथ्वी के आयतन भी 4/3 पाई आर क्यूब होगा। यानी जहाँ आर क्या है? गोले की त्रिज्या है। तो आप लिखेंगे और ध्यान से समझिएगा इस लाइन को, यदि पृथ्वी का घनत्व डी हो, डी फॉर डेंसिटी, डेंसिटी माने क्या होता है? घनत्व। यदि पृथ्वी का घनत्व डी हो तो पृथ्वी का द्रव्यमान, वो ध्यान से देखिएगा, पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। आयतन गुणे घनत्व, पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर किसके होगा? आयतन गुणे घनत्व के होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि पृथ्वी के द्रव्यमान को हम किससे दिखाएंगे? me से, बराबर आयतन, पृथ्वी का आयतन। तो पृथ्वी का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर ई क्यूब होगा। क्या होगा? आर ई क्यूब होगा। क्या होगा? आर ई क्यूब होगा। क्यों आर ई क्यूब होगा? क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? आर ई है, इसलिए आर ई क्यूब हो जाएगा। इंटू घनत्व, घनत्व बराबर इंटू डी। ये सूत्र है द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। क्योंकि घनत्व बराबर किसके होता है? द्रव्यमान बटे आयतन के होता है। तो द्रव्यमान बराबर किसके होता है? आयतन गुणे घनत्व। बात समझ आई कि नहीं है? अब आपके दिमाग में ये बात आ रहा हो कि सर आपने ये सूत्र क्यों लगाया, क्या ज़रूरत थी इसकी? तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ये अभी आपको आगे समझ में आएगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल में आपको ये जानना है। अभी इसी टॉपिक में आप जान जाएंगे। तो अब यमी का ये मान उठा करके समीकरण 1 में रख दीजिए आप। तो इसलिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 से स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू me की वैल्यू हो जाएगी 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू डी। जी की जगह पर जी लिख दिया और me का मान आया 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू डी। और बटे क्या लिख दिया? बटे लिख दिया हमने आर ई स्क्वायर। बटे क्या लिख दिया? आर ई स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब यहाँ से हम लोग आर ई से स्क्वायर से यहाँ पर कट जाएगा तो एक आर ई बचेगा कि नहीं बचेगा? क्योंकि यहाँ पर आर ई स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है? आर ई क्यूब है। तो एक आर ई बच जाएगा नहीं बच जाएगा? जी हाँ बच जाएगा। तो इसलिए स्मॉल g इज इक्वल टू कितना हो गया? 4/3 g पाई आर ई इंटू डी। समीकरण नंबर 2। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? समझ में आया कि नहीं आया? मुझे लगता है आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 4/3 g पाई आर ई इंटू डी। क्लियर हो गया? अब हम मान रहे हैं, हमने क्या कहा है कि पृथ्वी तल से नीचे जाने पर, कल हमने क्या कहा था? पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर। तो हमने माना कि अब हम ये जो पिंड है वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, बल्कि पृथ्वी तल से कितनी गहराई पर है? h गहराई पर। कितनी गहराई पर है? h गहराई पर है। तो हम इसकी इस यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण की चर्चा करने के लिए हम ये मानते हैं कि भाई गोले के अंदर भी गोले की कल्पना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जी हाँ कर सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया? यानी चूंकि ये ठोस गोला है, पृथ्वी एक तरह से ठोस गोला है कि नहीं है, तो अगर हम इसके अंदर h गहराई जाएं, कितनी गहराई जाएं?
h गहराई जाए तो उसके अंदर भी तो एक गोला बनेगा ही बनेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ आ गई होगी मुझे लगता है। और इसकी जो त्रिज्या होगी, इस गोले की जो त्रिज्या होगी, यहाँ से फिर से ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक, फिर से ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है। और ये जो दूरी है वो कितनी है? h है। कितनी है? h है। तो ये दूरी कितनी बची? re माइनस h होगी कि नहीं होगी? यानी जो नीचे वाला जो गोला है, जो h ऊंचाई वाला जो h गहराई नीचे से जो गोला बना हुआ है, उसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी? re माइनस h होगी। कितनी होगी? re माइनस h होगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ में आएगी नहीं? लेकिन प्रिय बच्चों, आपको जानना है कि हमने इस गोले को पृथ्वी के भीतर ही संकल्पित किया है, पृथ्वी के भीतर ही माना है, यानी पृथ्वी का ही एक भाग है। इसलिए जो घनत्व पृथ्वी का होगा वही घनत्व इस गोले का भी होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ में आई क्या नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो गोला है, इसका जो त्रिज्या है वो कितनी होगी? re माइनस h होगी। अब हम इसके लिए चर्चा करते हैं। चलिए बात लिखते हैं यहाँ पर कि h गहराई पर पृथ्वी तल से h गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण की ज्ञात करने के लिए हम गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करने के लिए हम re माइनस h त्रिज्या वाले गोले की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है, समझ में आ गया होगा कि नहीं होगा? तो इस गोले का जो द्रव्यमान होगा, इस गोले का द्रव्यमान बराबर, अगर हम इसको कैपिटल M मानते हैं, तो इस गोले का जो द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान बराबर किसके लिखोगे आप? आयतन गुणे घनत्व। द्रव्यमान बराबर क्या लिखोगे? आयतन गुणे घनत्व। तो इसलिए M बराबर किसके हो जाएगा? इस गोले, ये गोला ही तो है, और गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। यही तो है, यही दिख रहा है, 4/3 पाई r क्यूब। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब। ये बात क्लियर होगी नहीं होगी? गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पर आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई की जहाँ पर पाई, और फिर क्या है? r क्या है? त्रिज्या। इस गोले की त्रिज्या कितनी दी है? re माइनस h। तो ये हो जाएगा re माइनस h का होल क्यूब, re माइनस h का होल क्यूब, r क्यूब होगा इंटू घनत्व। तो घनत्व कितना होगा? घनत्व तो वही होगा जो पहले से है। पृथ्वी का घनत्व d है, तो इसका भी घनत्व क्या होगा? d होगा। तो यहाँ पर हो गया। बात में आगे नहीं आगे? तो प्रिय बच्चों, आपको जो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में चर्चा की गई थी, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है न्यूटन का, वो F = Gm1m2 अपान r² लगता है। तो यहाँ पर F बराबर Gm1m2 अपान r² जब है,
तो इसका मतलब है जब तक हमें मास पता नहीं होगा तब तक हम गुरुत्वाकर्षण बल नियम को मतलब गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमने इसके आयतन की चर्चा की, क्योंकि अगर आयतन नहीं मिलेगा तो घनत्व तो नहीं द्रव्यमान नहीं मिलेगा, और जब तक द्रव्यमान नहीं मिलेगा तब तक हम बल आकर्षण बल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और ऐसा इसलिए और करना आवश्यक हो गया क्योंकि द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है। और द्रव्यमान में परिवर्तन क्यों हो रहा है? क्योंकि एक बार हम इस पूरी पृथ्वी की तुलना कर रहे हैं की बात चर्चा कर रहे हैं, जबकि दूसरी बार हम h गहराई पर एक गोले की कल्पना कर रहे हैं। और अब हम मानेंगे कि जो द्रव्यमान जो पिंड यहाँ पर था अब वो यहाँ पर ना होकर के बल्कि यहाँ पर हो गया। तो अब जो द्रव्यमान यहाँ पर हमने एमी लिया था, तो क्या मैं अब द्रव्यमान एमी लूँगा? नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि उस स्थिति में यहाँ पर पूरी पृथ्वी की बात हो रही थी, तो पूरी पृथ्वी के लिए द्रव्यमान क्या था? एमी था। लेकिन यहाँ पर एक गोले की चर्चा हो रही है जिसकी त्रिज्या कितनी है? आर माइनस एच है। इसलिए यहाँ पर जो द्रव्यमान लेंगे वो किसके बराबर लेंगे? यम के बराबर लेंगे। यानी अब जो पिंड यहाँ पर स्थित है, इस पिंड पर लगने वाला जो आकर्षण बल होगा लिखेंगे। अतः इस स्थिति में लगने वाला आकर्षण बल बराबर क्या होगा? जी की जगह पर हम क्या लिखेंगे? जी ही लिखेंगे। M1। अब हम भूल जा रहे हैं कि ऊपर कुछ है, हम केवल इस लाल वाला ये जो गोला बना हुआ है उसकी चर्चा कर रहे हैं। इसमें दो द्रव्यमान हैं, एक इस लाल वाले गोले का द्रव्यमान जो यहाँ पर है और दूसरा उस पिंड का द्रव्यमान जो इसकी सतह पर स्थित है। तो जी M1 किसका द्रव्यमान? इस गोले का द्रव्यमान। और इस गोले का द्रव्यमान क्या है? यहाँ पर क्या माना गया है? m माना गया है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? m लिखूंगा। और m2 इस पिंड का द्रव्यमान जो इसकी सतह पर रखा हुआ है, तो ये हो गया m बटे r²। r क्या है? इनके बीच की दूरी, और इनके बीच की दूरी कितनी है? r माइनस h है। तो r माइनस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये इस स्थिति में लगने वाला आकर्षण हो गया GM अपान r माइनस h का होल स्क्वायर। अब m की वैल्यू कितनी दी है बच्चा लोग? m की वैल्यू दी हुई है 4/3 पाई। सॉरी, पहले अगर ध्यान दें इस पर, अब इसमें वैल्यू हम रख रहे हैं तो यहाँ पर g लिखा हुआ है तो हम लोग g लिखेंगे इंटू m की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 4/3 पाई r माइनस h का होल क्यूब, r माइनस h का होल क्यूब इंटू d। देखिए g की जगह पर g हो गया, m का मान उठा करके यहाँ से रख दिया। अब क्या बचा हुआ है? स्मॉल m बचा हुआ कि नहीं बचा हुआ है? जी हाँ बचा हुआ है। और बटे क्या हो गया यहाँ पर? r माइनस h का होल स्क्वायर। अब r माइनस h के होल स्क्वायर से r माइनस h का होल क्यूब कटेगा तो एक पावर यहाँ पर बच जाएगा। यानी यहाँ पर कितना बचेगा? r माइनस h बच जाएगा। तो ये जो आकर्षण बल है वो कितना हो जाएगा? 4/3 पाई g ब्रैकेट में r माइनस h इंटू d इंटू m। और इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? और यही आकर्षण बल इस वस्तु का क्या होगा? भार होगा।
कहाँ पर? यहाँ पर। यानी अगर लिखेंगे, इतनी बात क्लियर हो गई, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। आगे उतार लीजिएगा, आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे कि यदि h गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण क्या हो? g डैश हो, तो यानी इस यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण कितना था? g था, और यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण कितना हो गया? g डैश हो गया। तो यहाँ पर वस्तु का भार बराबर किसके हो जाएगा? mg डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? mg डैश हो जाएगा, क्योंकि वस्तु का भार बराबर w बराबर किसके होता है? mg के होता है। लेकिन यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण g डैश हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा mg डैश। और ये जो भार है वो आकर्षण बल के बराबर होगा, ये आपको कई बार बताया जा चुका है। इसलिए mg डैश बराबर किसके होगा? इसलिए mg डैश बराबर किसके होगा? mg डैश बराबर 4/3 पाई जी ब्रैकेट में re माइनस h इंटू डी इंटू एम। तो इधर भी m और इधर भी m कट गया, कैंसिल आउट हो गया। तो इसलिए g डैश बराबर 4/3 पाई जी ब्रैकेट में re माइनस h। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ये हो गया समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 हो गया। और अब यहाँ पर g डैश दिया हुआ है और यहाँ पर g दिया हुआ है। हम इन दोनों की तुलना करेंगे। तुलना करने के लिए क्या करेंगे? एक को दूसरे से क्या करेंगे? भाग दे देंगे, अर्थात लिखेंगे। इसलिए समीकरण समीकरण 2 और 3 से यहाँ पर 4/3 पाई जी re माइनस एच इंटू ये डी छूट गया है, तो यहाँ पर हम लोग डी लिख लेंगे। और ये हो गया समीकरण नंबर 3। क्लियर हो गया। तो अब हो गया g डैश बटे 2 और 3 से क्या करेंगे? g डैश बटे g करेंगे। g डैश बटे क्या करेंगे? g करेंगे। तो यहाँ पर g डैश और यहाँ पर g, तो g डैश बटे क्या करने जा रहे हैं हम लोग? g। तो g डैश बटे g बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर 4/3 g डैश की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 4/3 पाई जी ब्रैकेट में re माइनस एच इंटू डी बटे, यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर क्या हो गया? बटे क्या लिखा हुआ? जी, और जी की वैल्यू कितनी आई है? 4/3 पाई जी पाई लिखे चाहे पाई जी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू re और इंटू डी। तो डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा? क्या बचा आपके पास? अब आपके पास बचा इसलिए जी डैश बटे जी बराबर क्या बचा? re माइनस एच अपान re। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि re माइनस एच ज़्यादा होगा या re ज़्यादा होगा, तो आपका उत्तर होगा कि re अधिक होगा और re माइनस एच कम होगा। तो जब re माइनस एच यानी इसका अंश कम है, इससे यह निश्चित रूप से बता रहा है कि इधर भी इसका मान कम होगा। यानी इससे पता चल रहा है कि जी डैश का मान
कम होगा, जो ये बता रहा है कि गुरुत्वीय पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या होती है, कमी होती है, और उस कमी को हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यानी यदि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण g हो, h गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण g डैश हो, तो g डैश और g का जो अनुपात होगा वो Re माइनस एच बटे Re के बराबर होगा। Re माइनस एच बटे Re के बराबर होगा। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से अगर हम और सरल करना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसलिए g डैश बटे g इज इक्वल टू g डैश बटे g इज इक्वल टू Re बटे Re माइनस, अलग अलग कर रहा हूँ, h अपान Re। अब यहाँ से Re से Re कट जाएगा, तो g डैश बटे g इज इक्वल टू 1 माइनस, Re से Re कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1 माइनस h अपान Re हो जाएगा। और जब ये बटे में है, पक्षांतर करेंगे तो गुणे में हो जाएगा। देयरफॉर g डैश इज इक्वल टू g ब्रैकेट में 1 माइनस h अपान Re। ये एक फार्मूला बन जाएगा। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल हम लोगों को कब करना है, जब हमें h गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करना होगा। अगर h गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण g डैश हो तो g डैश बराबर g ब्रैकेट में 1 माइनस h अपान Re होगा, जहाँ Re पृथ्वी की त्रिज्या है और h वो गहराई है जहाँ पर हमें गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करना है। क्लियर हो गया मेरे बच्चों, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कभी कभी पूछ लेता है कि ऐसे ही जैसे उसमें कि बताइए कितनी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान आधा हो जाएगा, तो सवाल क्या करेंगे आप, g डैश की जगह पर आप क्या रख देंगे, g/2 रख देंगे और आपका उत्तर आ जाएगा। कभी कभी यह प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए कि कितनी गहराई पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण शून्य हो जाएगा। कितनी गहराई पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण शून्य हो जाएगा, यानी g डैश बराबर कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो g डैश बराबर जब शून्य हो जाएगा, इसका मतलब है कि g इंटू 1 माइनस h अपान Re बराबर किसके हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। g 0 होगा नहीं, इसका मतलब है कि 1 माइनस h अपान Re बराबर किसके होगा, 0 के होगा। इसका मतलब है कि 1 बराबर, माइनस उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, h अपान Re मिलेगा, और ये बटे में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो h बराबर किसके हो जाएगा, Re हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी तल से कितनी गहराई पर जाने पर, Re गहराई जाने पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण शून्य हो जाएगा। और आप इससे पता चलता है कि जब आप पृथ्वी की सतह से Re गहराई जाएंगे तो आप कहाँ पर पहुँच जाएंगे, पृथ्वी के केंद्र पर पहुँच जाएंगे। इससे यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, शून्य होता है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये पूरा टॉपिक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। समय अधिक हो रहा है क्योंकि कई क्लास लेने रहते हैं। फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।